हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमकॉम सेकेंड ईयर इग्नू का सब्जेक्ट MCO 1। ये इसका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है संगठन, सिद्धांत और व्यवहार। ये वीडियोस स्पेशली मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ। तो जिन्होंने मेरी फर्स्ट ईयर की वीडियोस देखी हैं उन्हें पता होगा कि हमारा पढ़ने का पैटर्न क्या है, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि सबसे पहले हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करते हैं, सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं, और चैप्टर वाइज जिस चैप्टर से जो जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। और कोई क्वेश्चन ऐसा अगर है जो इन क्वेश्चंस में कवर नहीं हुआ तो उसको हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, संगठन के प्रबंध में अध्ययन करना क्यों आवश्यक होता है? किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी संगठन के विभिन्न कार्यकलापों का समन्वय किस प्रकार किया जाता है? तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि संगठन किसे कहते हैं। तो संगठन क्या होता है? अनेक व्यक्तियों का समूह होता है, क्योंकि अगर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं? बिजनेस यूनिट बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? संगठन अनेक व्यक्तियों का समूह होता है, और संगठन एक साथ कार्य कर रहे व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है उनकी व्याख्या करने का ढांचा होता है। संगठन आयोजित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, और ये जो लक्ष्य होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो संगठन की डिफाइन हमने पढ़ ली। अब हम कहते हैं कि जो संगठन के विभिन्न कार्यकलाप हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसमें की जाती है, तो आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाएगा? तो क्रिस ऑर्गेरिस का कथन है कि संगठनों का निर्माण प्राय उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है जिनके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। कुछ हमारे ऐसे लक्ष्य होते हैं जिसमें अकेले से काम नहीं हो पाता, सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए संगठनों का निर्माण किया जाता है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रियाओं का अनुक्रमण अधिक होने से उन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हमें कोई लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, हमें कोई ऐसी चीज़ बनानी है जिसमें बहुत सारी क्रियाएं हैं, ठीक है, और उनको सिस्टमेटिकली उसे हम किसी चीज़ को बनाना चाहते हैं, तो अकेला व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर पाता। तो उसके लिए आवश्यक विभाजन अनुक्रमिक इकाइयों में किया जाता है, ठीक है, कि भाई ये जैसे ये अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। तो व्यक्ति के स्तर पर इकाइयाँ भूमिका होती हैं। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो इकाइयाँ भूमिका होती हैं, जबकि अगर समूह के स्तर पर देखें, पूरे ग्रुप वाइज देखें, तो इकाइयाँ पूरा का पूरा विभाग होती हैं, डिपार्टमेंट होती हैं। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इकाइयों को किसी विशेष अनुक्रम या ढांचे के एकीकृत का गठन किया जाता है। तो अगर वही जो भी लक्ष्य की प्राप्ति है, अगर हम किसी चीज़ को बना रहे हैं तो सिस्टमेटिकली चलेगा ना सब कुछ। तो ये विशेष अनुक्रम होता है, ठीक है, या फिर ढांचे में एकीकृत का गठन किया जाता है कि किस तरह से एक के बाद एक क्रियाएं होंगी, और उस चीज़ को हम बना के पूरे अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम किस तरह से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संगठन और प्रबंध शब्द क्या साथ साथ चलते हैं? किसी संगठन में प्रबंध के उद्देश्य बताइए। तो संगठन की डिफाइन तो हमने पढ़ ली थी। अब हम पहले देख लेते हैं कि प्रबंध क्या होता है। प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्रबंध, अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो प्रबंध को एक प्रमुख व्यवसाय माना जाता है, क्योंकि यह किसी व्यवसाय संबंधित निम्नलिखित विशेषताओं को पूरा करता है। वो कौन सा है? प्रबंध ज्ञान का संग्रह है, क्योंकि लोग MBA वगैरह करते हैं ना, BBA करते हैं, MBA करते हैं, तो वहाँ पर वो प्रबंध की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो प्रबंध ज्ञान का संग्रह है, ज्ञान के संग्रह का औपचारिक शिक्षण भी है, ठीक है। तो अगर आपको आजकल बिज़नेस करना है तो उससे पहले आपको MBA भी कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको सिस्टमेटिकली ढंग से बिज़नेस करना आ जाए। फिर है, प्रबंध के क्षेत्र में संघ प्रतिनिधि होते हैं और सदस्य निकाय के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो कुछ इनके वो मेन वो होते हैं डायरेक्टर्स वगैरह, और कुछ इनके मेंबर्स होते हैं। व्यवसाय के अनुरूप आचरण को के नैतिक मानक होते हैं प्रबंध, और प्रबंध कार्य में कार्यरत व्यक्तियों को उपयुक्त पारिश्रमिक देने की व्यवस्था की जाती है। तो अगर हमें करना है प्रबंध, तो उसके लिए उसमें कुछ व्यक्तियों को रखा जाता है मैनेजमेंट करने के लिए। मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं और उनको सैलरी दी जाती है, पारिश्रमिक दी जाती है। तो इस हिसाब से प्रबंध ये होता है। तो संगठन था लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ व्यक्तियों का आपस में समन्वय, और प्रबंध क्या है कि प्रबंध की कोई शिक्षा ली जाती है, मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, और वो मैनेजमेंट करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि संगठन और प्रबंध शब्द क्या साथ साथ चलते हैं? किसी संगठन के प्रबंध के उद्देश्य बताइए। तो इसका आंसर है, संगठन अपने लक्ष्यों को प्रबंध सही ढंग से होने पर ही पूरा कर पाते हैं। तो संगठन क्यों स्थापित किए जाते हैं? लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। और अगर लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो उसका मैनेजमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। तो संगठन अपने लक्ष्यों को प्रबंध सही होने पर ही पूरा कर पाते हैं। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो लक्ष्यों की प्राप्ति भी नहीं होगी।
संगठन का अध्ययन और संगठन के प्रबंध का अध्ययन साथ साथ ही चलता है। तो एक तरह से संगठन का अध्ययन और संगठन के प्रबंध का अध्ययन दोनों साथ साथ चलते हैं। संगठन का प्रबंध सही होने पर वह मानव आगतों और मुद्रा, सामग्री, मशीन, कर्मचारियों के अभिप्रेरण, बाजार आदि संसाधनों का सही उपयोग कर पाता है। ठीक है, जो हमारे पास मनी है और मटेरियल है, मशीन्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको हम कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो सही तरीके से कार्य करें, मार्केट में अपनी चीज़ों को सेल करना है। तो इन सब में संसाधनों का सही उपयोग हो पाएगा अगर प्रबंध सही होगा। तो बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार संगठन द्वारा अपने सभी संसाधनों का प्रयोग करने पर वह अन्य संगठनों से आगे भी बढ़ सकता है। तो अगर हम बाजार की आवश्यकता की, मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके अनुसार अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है अपने सारे रिसोर्सेज को बहुत ढंग से यूज़ कर लेता है, तो वो जो उसी लेवल के जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे आगे भी बढ़ सकता है। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा चलेगा। ठीक है, और जो भी हमारे गोल्स हैं, हमारे मोटिव्स हैं, हम उनको पूरा कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक संगठनों के संदर्भ में क्या आप हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित सभी 14 सिद्धांतों से सहमत हैं? तो आधुनिक संगठन जो होता है, क्योंकि आजकल तो ऑर्गेनाइजेशन हर फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, पहले ये होता था कि चलो जो पढ़ाई नहीं कर रहे वो बिज़नेस कर लेंगे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। बिज़नेस करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन खोलने के लिए, बनाने के लिए बहुत और उसमें मैनेजमेंट अच्छा करने के लिए पूरी तरीके से पढ़ाई की जाती है और अच्छे तरीके से उसको स्थापित किया जाता है। तो हेनरी फेयोल ने 14 सिद्धांत दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। क्या आप उनसे सहमत हैं? तो हम देख लेते हैं। हम कहेंगे कि हाँ, हम हेनरी फेयोल के प्रबंधन के 14 सिद्धांतों से सहमत है, क्योंकि ये प्रबंधन कार्यों के लचीले कार्यान्वयन में सहायक होते हैं। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट है ना, बहुत ज़्यादा कठोर तरीके से भी नहीं चलता और बहुत ज़्यादा लचीले भी नहीं करता, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कि आधुनिक संगठन के प्रमुख लक्षण क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो देख लेते हैं। इसमें जो मेन आधुनिक संगठन के लक्षण हैं वो है कम मानव श्रम के कारण आकार में छोटे होते हैं। इसमें मानव श्रम कम चाहिए होता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मशीनों से काम हो जाता है, तो ये आकार में छोटे होते हैं। फिर प्रबंध स्तरों में कमी से संगठन संरचना वृत्तीय हो गई है। तो देखो, पहले ना मतलब प्रबंधन ज़्यादा लेवल पे किया जाता था, लेकिन आजकल काफ़ी तो IT सेक्टर ने तरक्की कर ली है। ठीक है, उसमें लोगों की ज़रूरत मतलब मानव श्रम की आवश्यकता कम पड़ती है। और पहले एक लेवल होते थे, हाई लेवल, मीडियम लेवल, लो लेवल। तो लेकिन अब ये लेवल हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है कि ये जो संरचना है ना वो वृत्तीय हो गई है। ठीक है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर है संरचना अधिक तकनीकी है, यानी कि टेक्निकल नॉलेज इसमें ज़्यादा चाहिए और IT सेक्टर में ये ज़्यादा प्रभावित है IT सेक्टर से। फिर है ग्राहक संतुष्टि को अधिक महत्व देना। तो पहले होता था कि चीज़ें बना दी है, जैसी बना दी ठीक है, चाहे जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड हो या ना हो, लेकिन आजकल ग्राहक संतुष्टि को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं अमेज़न वगैरह से हम कोई चीज़ मंगाते हैं, तो ये कि अगर हमें पसंद नहीं आई होती तो वो हम वापस भी कर सकते हैं। और अगर मतलब जो मेन ऑर्गेनाइजेशन का जो लक्ष्य है ना, वो ये है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्ति करते हुए ग्राहक की संतुष्टि को वो अधिक महत्व देते हैं। फिर है कार्य समय और स्थान में लचीलापन, क्योंकि बिल्कुल फिक्स होकर काम नहीं चलता, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। फिर गुणवत्ता प्रमुख उद्देश्य है कि क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। ठीक है, ये भी आधुनिक संगठनों का प्रमुख लक्षण है। मध्य और कनिष्ठ प्रबंध स्तरों को निर्णय निर्माण में भागीदार बनाना। तो पहले होता था कि जो भी डिसीजंस ले जाते थे वो हाई मैनेजमेंट, जो हाई लेवल के मैनेजमेंट होते थे वही लेते थे, जो मीडियम और लोअर थे उनसे डिस्कस नहीं किया जाता था। लेकिन आजकल जो आधुनिक संगठन की अगर हम बात करते हैं तो मध्य, मीडियम और कनिष्ठ, मतलब जो लो लेवल के जो मैनेजमेंट लेवल्स हैं उनको भी निर्णय निर्माण में भागीदार बनाया जाता है, उनसे भी सलाह मशवरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रबंधकों के विभिन्न कार्य और भूमिकाएं क्या हैं? प्रबंधक होते हैं मैनेजर्स, तो उनके अनेक कार्य हैं, वो कौन कौन से हैं और उनकी क्या भूमिकाएं हैं? तो पहले हम कार्यों की बात कर लेते हैं कि प्रबंधकों के कार्य क्या हैं। वो कार्य हैं, सबसे पहले तो नियोजन, मीन्स प्लानिंग करना। ठीक है, फिर संगठित करना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनली उसे करना, संगठित करना उन चीज़ों को, कर्मचारियों की नियुक्ति करना। देखो, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम करना क्या चाहते हैं। प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के लिए अरेंजमेंट करने होंगे कि प्लानिंग तो कर ली, अब हमें सारी चीज़ों को संगठित करना होगा। फिर हमने कहा था कि संगठन में 2 या अधिक व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमें कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होती है। ठीक है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको नियुक्त करना होता है। और फिर निर्देशन करना, यानी कि हमें उनको डायरेक्शन देनी होती है कि किस तरह से किसको क्या क्या कार्य करना है। उसके अलावा हो गया
संप्रेषण करना यानी कि उनके साथ कम्युनिकेशन करना, निर्णय निर्माण करना, डिसीजन लेना और कंट्रोल करना। तो ये थी इनके कार्य प्रबंधकों के। अब बात करते हैं प्रबंधकों की। तो प्रबंधकों की भूमिकाओं में क्या है, हेनरी मिसबर्ग ने प्रबंधकों की 10 भूमिकाएं बताई हैं और जिनकी 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहले अंतर्वैयक्तिक व्यक्तित्व भूमिकाएं, इसमें नेतृत्व आता है, ठीक है, तो किसी का नेतृत्व करते हैं ना जिससे आगे बढ़ के। फिर संपर्क और नाममात्र की अध्यक्षता आती है। दूसरी है सूचनात्मक भूमिकाएं, इसमें मॉनिटरिंग की जाती है, सूचना विज्ञापन और प्रवक्ता की भूमिका इसमें शामिल होती है। और तीसरी होती है निर्णय भूमिका, यानी कि जो डिसीजन लेने हैं, इसमें शामिल होता है पहल करना, असहमति को दूर करना, संसाधनों को नियंत्रित करना और समझौता वार्ता करना इत्यादि, ठीक है। तो 3 होती हैं, अंतर्व्यक्तित्व, सूचनात्मक और निर्णयक भूमिकाएं। इसको डिटेल में हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। फिर है संगठन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, तो कितने तरह के होते हैं। तो हिग्स के अनुसार विभिन्न प्राचलों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संगठनों को परिभाषित किया जा सकता है। इसमें होता है एक तो औपचारिक संगठन और एक अनौपचारिक संगठन। तो ये जो बहुत प्रश्न होते हैं इसमें थोड़े हम छोटे क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। तो इन विशेषताओं का अटूट क्रम है। अगर हम औपचारिक फॉर्मल सेक्टर की बात करें या हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें, तो पहले फॉर्मल के देख लेते हैं। ये अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, ये थोड़े से कठोर होते हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा लचीलापन नहीं होता, ये पूरी तरीके से डिफाइन होते हैं, परिभाषित होते हैं और टिकाऊ होते हैं। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है कि कभी काम है तो कर लिया, नहीं है तो नहीं कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब फिक्स नहीं होते, थोड़े से शिथिल होते हैं, कठोर की जगह नम्य होते हैं, बहुत ज़्यादा लचीलापन पाया जाता है। ये अनडिफाइन होते हैं पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना इनफॉर्मल सेक्टर भी कि जब ज़रूरत हो तो लेबर को बुला लिया, नहीं तो नहीं बुलाया। और ये थोड़े से सहज होते हैं कि कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। औपचारिक संगठनों की संरचना अधिक कठोर होती है और उनकी प्रक्रियाओं को अधिकतम सीमा तक परिभाषित किया जा सकता है। जबकि अनौपचारिक संगठन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये अधिक लचीले होते हैं और इनकी प्रक्रिया कठोर के विपरीत सहज होती है, बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होती, सिंपल होती है। फिर है सदस्यों की भावनात्मक अंतर्ग्रस्तता के अनुसार प्राथमिक और द्वितीयक संगठन होते हैं और इनका भी क्रम इस प्रकार से है कि अगर प्राथमिक है तो पूर्ण भावात्मक अंतर्ग्रस्तता होगी, जबकि द्वितीयक है तो समितात्मक अंतर्ग्रस्तता होगी, ठीक है। तो प्राथमिक में पूर्ण भावात्मक होती है, जबकि इसमें समितात्मक होती है। जैसे हमारे डाटाज होते हैं ना, डाटाज हम उसमें पढ़ेंगे, आई थिंक 1 MCO 3 में है, तो उसके हिसाब से हम पढ़ लेंगे। फिर है संगठनों के प्रमुख उद्देश्यों के अनुसार संगठनों के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रकार की कि कितने प्रकार के हैं, तो एक तो सेवा संगठन होता है। सेवा यानी कि इनको सर्विसेज देना इनका मेन मोटिव होता है। तो जैसे कि पुणे संस्थाएं होती हैं ना, पुणे का काम करती हैं, या पब्लिक स्कूल होते हैं, पार्क आदि, ठीक है। पब्लिक स्कूल मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट के स्कूल आएगा। एक होता है पब्लिक स्कूल, आजकल प्राइवेट स्कूल को कहते हैं ना, तो जो गवर्नमेंट के स्कूल है वो स्कूल हो गए, और पार्क आदि, तो ये सेवा करने का मेन काम होता है। अगर हम बात करते हैं आर्थिक संगठन की, जिसमें मनी से कनेक्टेड होता है, तो इसमें आ जाते हैं निगम, स्वामित्व, साझेदारी, पार्टनरशिप वगैरह आ जाती है, कॉर्पोरेशंस आ जाते हैं। अगर हम धार्मिक संगठन की बात करते हैं तो इसमें संप्रदाय, क्योंकि अलग अलग संप्रदाय के लोग होते हैं, अपने उनके अलग अलग धार्मिक संगठन होते हैं। जैसे जैन का अलग होता है, हिंदुओं का अलग होता है, मुसलमानों के अलग होते हैं। तो इनके लिए जो भी इनके संप्रदाय संगठन है वो होते हैं, मंदिर होता है, न्यास, ट्रस्ट वगैरह होती हैं। फोर्थ है संरक्षण संगठन, जिसमें रक्षा की जाती है, जैसे कि पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गया, दमकल विभाग हो गया, जैसे फायर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। फिर है सरकारी संगठन, इसमें आ जाता है केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभाग और न्यायालय, कोर्ट वगैरह। और फिर हो जाता है सामाजिक संगठन, सामाजिक जो समाज के लिए होता है, जैसे कि भाईचारा संस्थाएं हो गई, क्लब हो गया, टीम हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारे संगठनों के प्रकार थे। एक और क्वेश्चन है इसका कि कोई संगठन किस प्रकार का है, इसका निर्धारण कौन से कारक करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि अभी हमने जो प्रकार पढ़े वो किस प्रकार का है। तो इसका निर्धारण कैसे किया जाता है कि संगठन का मूल ढांचा किस हिसाब का है, उस हिसाब से हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। या फिर हम कर सकते हैं संगठन में सदस्यों की भावनात्मक सहभागिता कितनी है और कैसी है, कि संगठन में जो मेंबर्स हैं वो उनके जो फीलिंग्स हैं उनकी सहभागिता कैसी है, या फिर मौलिक एवं उनके प्रमुख उद्देश्य कैसे हैं। तो इस हिसाब से हम संगठनों के प्रकार का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, जो थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके स्वयंपरक क्वेश्चंस, जो लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए।